नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप टंडन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने कोशिका भित्ति के विषय में डिटेल से अध्ययन किया था। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में ये अब्सेंट होती है। और इससे संबंधित मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन इस प्रकार से था, निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ऑप्शंस इस प्रकार से थे। फर्स्ट ऑप्शन था पादप कोशिका, सेकंड ऑप्शन था जीवाणु कोशिका, थर्ड ऑप्शन था कवक कोशिका, और फोर्थ ऑप्शन था ये सभी। यदि आपने मेरा पिछला लेक्चर जो कोशिका भित्ति से संबंधित था अगर अच्छे से देखा है और अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो कोशिका भित्ति की हम बात करें तो ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है, जीवाणु कोशिका में भी पाई जाती है, कवक कोशिका में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ वाला है ये आपका राइट होगा। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणु कोशिका में ये पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। और कवक कोशिका की बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो इसके विषय में हमने अच्छे से डिटेल से समझ लिया कि कोशिका भित्ति क्या होती है और किस किस में पाई जाती है और कौन कौन से पदार्थों की बनी होती है। यदि आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर जाकर के इस लेक्चर को देखिए और फिर आगे की जो हमारी झिल्ली आती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखो, जब हम कोशिका की संरचना देखते हैं तो इस प्रकार से होती है। सबसे बाहर की ओर होती है कोशिका भित्ति, जिसके विषय में हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत अच्छे से डिटेल से अध्ययन कर लिया है। और इसके अंदर पाई जाती है लाइपोप्रोटीन से बनी हुई कोशिका झिल्ली या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम कोशिका झिल्ली के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह वीडियो रीट, नीट और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो कोशिका झिल्ली है ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी कोशिकाओं में उपस्थित होती है, पाई जाती है। यह जीवित होती है, जीवित एवं लचीली संरचना होती है। जीवित एवं
लचीली संरचना होती है, प्रत्यास्थ होती है, लचकदार होती है। देखो जब हमने सेल वॉल के विषय में पढ़ा था तो सेल वॉल जो होती है वो मृत होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली है ये कैसी होती है, जीवित होती है। इसके बाद में देखो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है कि ये ठोस होती है, अघुलनशील होती है, अघुलनशील होती है, प्रत्यास्थ होती है यानी कि लचकदार होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर आता है वो है कि ये वर्णात्मक पारगम्य होती है। वर्णात्मक या हम कह सकते हैं चयनात्मक पारगम्य होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है ये, इसको आपको अच्छे से ध्यान में भी रखना है। वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य, और इसे ही हम कहते हैं सिलेक्टिव प्रीमेबल। सिलेक्टिव प्रीमेबल इसका मतलब ये होता है कि जो कोशिका झिल्ली है इसके माध्यम से क्या, मान लीजिए ये कोई सेल है और ये बाहर की ओर क्या कोशिका झिल्ली, इसके माध्यम से कुछ पदार्थ अंदर जाते हैं और कुछ बाहर जाते हैं। तो ये क्या करती है, कुछ चयनित यानी कि कुछ सिलेक्टिव जो पदार्थ होते हैं, कुछ सिलेक्टिव मटेरियल होता है वो इसके अंदर इसको आर पार जा सकता है और वो इसके बाहर आ जा सकता है। यानी कुछ चयन किए हुए पदार्थ होते हैं जो कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका के अंदर जा सकते हैं और कोशिका के बाहर आ जा सकते हैं। देखो हमने सेल वॉल के विषय में पढ़ा, कोशिका भित्ति के विषय में पढ़ा कि वो क्या होती है, सभी पदार्थों के लिए प्रेमेबल होती है, सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। यानी कि चाहे वो प्रोटीन हो, वसा हो, जल हो, इन सभी के लिए क्या होती है, वो पारगम्य होती है। लेकिन जब हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये चयनात्मक पारगम्य होती है। कुछ चयन किए हुए या कुछ सेलेक्टिव पदार्थ ही होते हैं जो इस झिल्ली के आर पार जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दो वैज्ञानिक आए थे जिनमें एक का नाम था नगेली और एक का नाम था क्रेमर। नगेली और क्रेमर। नगेली और क्रेमर ने कोशिका झिल्ली को क्या कहा, देखो वैसे एरो लगाकर मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। नगेली एवं क्रेमर ने कोशिका झिल्ली को कोशिका झिल्ली नाम दिया था या कोशिका कला नाम दिया था। तो इसका नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो सर्वप्रथम नगेली और क्रेमर के द्वारा इसे कोशिका कला या इसे सेल मेम्ब्रेन कहा गया था। सेल मेम्ब्रेन, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम सेल मेम्ब्रेन किसने कहा था, तो नगेली और क्रेमर के द्वारा कहा गया था। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था प्लो, और इन्होंने कोशिका झिल्ली को क्या कहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हिंदी में इसे कहते हैं जीवद्रव्य कला। तो ये आपको दोनों ही ध्यान में रखने की, नगेली और क्रेमर ने इसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहा था, जबकि प्लोव नामक वैज्ञानिक थे जिसने इसे क्या कहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य कला कहा था। इसके बाद में हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन से पदार्थों से कोशिका झिल्ली है वो बनी होती है। कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें हम बात करें तो मुख्य रूप से वसा इसमें पाई जाती है, और वसा होती है लगभग 20 से 40% वसा कोशिका झिल्ली में पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करें तो प्रोटीन भी पाई जाती है, इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है और इसका प्रतिशत होता है 20 से 79 यानी कि 79%।
कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है इसमें। कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत होता है 1 से 6%, और कुछ मात्रा में इसमें जल यानी कि वाटर भी पाया जाता है, और वाटर का प्रतिशत होता है लगभग 20%। ये होता है इसका केमिकल कंपोजिशन, और इसके अलावा कुछ लवण वगैरह भी पाए जाते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वसा की। सबसे पहले हम वसा की बात करते हैं, और वसा का प्रतिशत अभी हमने बात की कि 20 से 40% अब वसा पाई जाती है कोशिका झिल्ली में। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि वसा के रूप में फोस्फोलिपिड, वसा मुख्य रूप से फोस्फोलिपिड एवं ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाई जाती है। वसा मुख्य रूप से फोस्फोलिपिड एवं ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है वो भी अभी हम बात कर लेते हैं यहीं पे। तो वसा की जो लेयर होती है, वसा में जो फोस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं, इसका मुख्य कार्य होता है आयनों एवं अणुओं की पारगम्यता का नियमन। अणुओं की पारगम्यता का नियमन, यानी अणुओं और जो आयन है इनकी जो पारगम्यता है, यानी इनका जो आदान प्रदान होता है, उसका नियंत्रण करने का कार्य है वो वसा के द्वारा होता है। तो वसा है ये 20 से 40% होती है, और मुख्य रूप से फोस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाई जाती है। आयनों व अणुओं की पारगम्यता का नियमन इसके द्वारा होता है। इसके बाद में जो मुख्य घटक आता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन लगभग 20 से 79% प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन में मुख्य रूप से लाइपोप्रोटीन पाई जाती है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में कोशिका झिल्ली में लाइपोप्रोटीन ही पाया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लाइपोप्रोटीन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो हम बात करें तो प्रोटीन जो होता है इसमें जो मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है, जो प्रमुख घटक होता है कोशिका झिल्ली का, वो लाइपोप्रोटीन होता है। और प्रोटीन को हम 2 भागों में बांटते हैं। प्रोटीन को 2 भागों में बांटते हैं। ये 2 भाग कौन से हैं वो भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक तो होता है बाह्य प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन, और दूसरा आता है आंतर प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन और दूसरा है आंतर प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन की हम बात करें तो ये बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर पाई जाती है, जबकि आंतर प्रोटीन है ये भीतर की ओर पाई जाती है। भीतर की ओर या अंदर की ओर पाई जाती है। बाह्य प्रोटीन लिपिड स्तर के दोनों ओर उपस्थित होती है। बाह्य प्रोटीन लिपिड स्तर के दोनों ओर स्थित होती है या दोनों ओर पाई जाती है। देखो इस पॉइंट को हम अच्छे से, जब हम सिंगर और निकोल्सन का जो मॉडल दिया गया है
तरल मोज़ेक मॉडल, तो उसमें हम बात करेंगे तो उसमें इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है कोशिका झिल्ली की, तो उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिपिड स्तर है उसके दोनों ओर स्थित होती है बाह्य प्रोटीन। और जब हम आंतर प्रोटीन की बात करें, आंतर प्रोटीन लिपिड स्तर में, लिपिड स्तर में आंशिक या पूर्ण रूप से दसी हुई पाई जाती है। आंशिक या पूर्ण रूप से दसी हुई पाई जाती है। दसी हुई पाई जाती है। तो जो बाह्य प्रोटीन है ये बाहर की ओर होती है, आंतर प्रोटीन भीतर की ओर होती है। बाह्य प्रोटीन ये लिपिड स्तर के दोनों ओर स्थित होती है, जबकि आंतर प्रोटीन यानी कि ये लिपिड स्तर होता है, इसके ऊपर की ओर भी क्या पाई जाती है, बाह्य प्रोटीन होती है, और अंदर की ओर भी बाह्य प्रोटीन होती है। जबकि जो आंतर प्रोटीन है ये लिपिड स्तर में आंशिक या पूर्ण रूप से धंसी हुई पाई जाती है। अब आगे हम बात करें, एक तरफ हम लिख लेते हैं यहाँ पर बाह्य प्रोटीन और दूसरी ओर यहाँ पर आ जाएगा आंतर प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन जो होती है ये जल में घुलनशील होती है। ये जल में घुलनशील होती है। जबकि जो आंतर प्रोटीन है ये जल में अघुलनशील होती है। जल में अघुलनशील होती है। बाह्य प्रोटीन है ये लगभग 20 से 30% होती है। जो कुल प्रोटीन है उसका 20 से 30% भाग बाह्य प्रोटीन बनाती है, जबकि आंतर प्रोटीन है ये लगभग 70% भाग बनाती है जो कुल प्रोटीन का। और यहाँ पर हम बात करें तो बाह्य प्रोटीन है, बाह्य प्रोटीन है इसकी जब उदाहरण की हम बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सी, माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सी, और इसका दूसरा उदाहरण हो जाएगा आरबीसी के स्पेक्ट्रम। ये प्रोटीन के नाम हैं। ये किसके उदाहरण हैं, बाह्य प्रोटीन के उदाहरण है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सी और आरबीसी का जो स्पेक्ट्रम है ये बाह्य प्रोटीन के उदाहरण है। आंतर प्रोटीन की हम बात करें तो ये पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है। पदार्थों के आवागमन में सहायक, पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है। और इसके उदाहरण की हम बात करें तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जब हम ईटीएस पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो उसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी आता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि आंतर प्रोटीन का उदाहरण है। और इसके अलावा हम बात करें तो जो रोडोप्सिन प्रोटीन है, रोडोप्सिन जो है ये हमारी आँख के रेटिना में पाई जाती है। आँख के रेटिना में पाए जाने वाले प्रोटीन है रोडोप्सिन। तो ये आंतर प्रोटीन के उदाहरण है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, बाह्य प्रोटीन जो होती है बाहर की ओर होती है,
और ये हमारी जो लिपिड स्तर है इसके दोनों ओर स्थित होती है। जल में घुलनशील होती है, 20 से 30% भाग बनाती है कुल प्रोटीन का, और इसके उदाहरण हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सी, और आरबीसी की जो स्पेक्ट्रम है ये बाह्य प्रोटीन के उदाहरण हैं। आंतर प्रोटीन की बात करें तो ये अंदर की ओर होती है। लिपिड का जो स्तर होता है उसमें धसी हुई पाई जाती है। जल में अघुलनशील होती है, लगभग 70% भाग बनाती है, पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है, और इसके उदाहरण हो जाएंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो कि रेटिना में पाया जाता है, हमारी आई की जो रेटिना है, आँख की जो रेटिना है, उसमें रोडोप्सिन प्रोटीन पाई जाती है। ये होगा जो प्रोटीन है जो कि मुख्य घटक होता है कोशिका झिल्ली का। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें तो जो हमारी आरबीसी की झिल्ली होती है, आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, इसकी आरबीसी की जो झिल्ली होती है इसमें आरबीसी की झिल्ली में लगभग 52% है वो प्रोटीन पाई जाती है, लगभग 52% है वो प्रोटीन पाई जाती है। 52% प्रोटीन होती है और 40% वसा होती है। ये आपको ध्यान में रखना कि आरबीसी की जो झिल्ली होती है उसमें 52% प्रोटीन और 40% वसा होती है। अब आगे हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। कोशिका झिल्ली के मॉडल, कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ मॉडल दिए गए हैं, उन मॉडल्स की हम बात कर लेते हैं। इसमें पहला आता है स्तृत सिद्धांत। स्तृत सिद्धांत और इस सिद्धांत को हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है, और ये सिद्धांत दिया गया था डेनियली एवं डोशन के द्वारा। डेनियली एवं डोशन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये 1935 में दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है कि डेनियली और डोशन दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने स्तृत मॉडल दिया था कोशिका झिल्ली का, जिसे हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सैंडविच की संरचना होती है, जैसे हम बर्गर वगैरह देखते हैं तो उसमें बाहर की ओर क्या होता है, इस प्रकार से कवर मिलता है, और अंदर की ओर आपको जैसे प्याज वगैरह या कुछ पत्ता गोभी वगैरह इसमें इकट्ठे करके दिए जाते हैं। तो बाहर वाली जो तुलना है ये प्रोटीन के साथ की गई, और अंदर वाले की तुलना वो लिपिड के साथ की गई। इस प्रकार की संरचना वो स्तृत मॉडल के अंतर्गत बताई थी डेनियली एवं डोसन ने। दूसरा जो मॉडल आता है वो है रॉबर्टसन का मॉडल, जिसे हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है यूनिट मेम्ब्रेन, या इसे हम कहते हैं इकाई झिल्ली परिकल्पना। इकाई झिल्ली मत भी कहा जाता है, इसे इकाई झिल्ली परिकल्पना भी कहते हैं। और ये सिद्धांत दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था, 1959 ईस्वी में दिया गया था। और इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। कोशिका झिल्ली वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, और यह एक त्रिस्तरीय संरचना होती है। त्रिस्तरीय संरचना होती है। ये रॉबर्टसन के द्वारा बताया गया था कि इसमें जो अंदर की ओर होती है वो तो लिपिड स्तर होता है, और लिपिड का क्या होता है, दोहरा स्तर होता है, और बाहर की ओर क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ये अब जो कोशिका झिल्ली है इससे संबंधित सिद्धांत दिया गया था इकाई झिल्ली मत या यूनिट मेम्ब्रेन, और ये रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया 1959 में। इन्होंने बताया कि लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती, त्रिस्तरीय संरचना होती है। इसके बाद में जो सर्वमान्य सिद्धांत आता है वो है सिंगर और निकोलसन का, और इन्होंने दिया था तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।
तरल मोज़ेक मॉडल, और ये दिया गया था सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा। सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा दिया गया था। और ये दिया गया था 1972 ईस्वी में, और सर्वमान्य कथन माना जाता है, सर्वमान्य सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत। सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, और इस सिद्धांत के अनुसार लिपिड मध्य में यानी कि बीच में दोहरे स्तर के रूप में पाया जाता है, दोहरे स्तर के रूप में उपस्थित होता है। दोहरे स्तर के रूप में उपस्थित होता है, यानी लिपिड है वो मध्य में दोहरे स्तर के रूप में पाया जाता है। आंतर प्रोटीन लिपिड स्तर में, आंतर प्रोटीन लिपिड स्तर में आंशिक या पूर्ण रूप से धंसी हुई पाई जाती है, आंशिक या पूर्ण रूप से धंसी हुई पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो जो बाह्य प्रोटीन होती है, बाह्य प्रोटीन लिपिड स्तर के दोनों ओर स्थित होती है। बाह्य प्रोटीन लिपिड स्तर के दोनों ओर स्थित होती है। तो ये कुछ बातें हैं वो बताई थी तरल मोज़ेक मॉडल के अंतर्गत सिंगर व निकोलसन ने। ये मॉडल दिया गया था सिंगर व निकोलसन के द्वारा 1972 में, और सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। इन्होंने बताया कि जो लिपिड स्तर होता है ये मध्य में पाया जाता है, ये दोहरा स्तर होता है। और इस स्तर की हम बात करें तो इसमें आंतर जो प्रोटीन स्तर होता है या आंतर प्रोटीन होता है, ये लिपिड स्तर में या तो आंशिक रूप से धसी हुई पाई जाती है या पूर्ण रूप से धसी हुई पाई जाती है। बाह्य प्रोटीन है ये लिपिड स्तर के दोनों ओर स्थित होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस मॉडल के अनुसार जो कोशिका झिल्ली है इसकी संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। देखो इसमें ये हो जाएगी यहाँ पर प्रोटीन, ये बाह्य प्रोटीन है। दोनों ओर स्थित होती है, तो मैं दोनों ओर इसे बना देता हूं। ये बाह्य प्रोटीन होती है और इसके अंदर पाई जाती है, जिसका सिर बाहर की ओर होता है, इसकी अभी हम बात करेंगे। ये वसा, जो वसा की दोहरी परत होती है वो होती है। ये होता है वसा का दोहरा स्तर, और इसके अंदर धसी हुई पाई जाती है आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये इस प्रकार से होती है, जो कि पदार्थों के आवागमन का कार्य करती है। तो इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये डायग्राम है वो थोड़ा और अच्छे से
सुंदर लगे और अच्छे से समझ में भी आ जाए। जब तक डायग्राम है वो अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो अच्छे से समझ में भी कैसे आएगा, क्योंकि जो बायोलॉजी है ये पूरी चलती ही डायग्राम के ऊपर है। और डायग्राम आपके अच्छे से तैयार हो गए तो समझ लो आपकी बायोलॉजी भी क्या हो गई, अच्छी हो गई। तो डायग्राम बनाना आप सीख लीजिए। डायग्राम बनाना अगर अच्छे से आ गया तो समझ लो आपको बायोलॉजी भी क्या हो गई, अच्छे से समझ में आनी शुरू हो गई। और ये होती है आंत्र प्रोटीन। ये देखो, ये वाले जो बाहर वाले स्तर होते हैं ये दोनों होते हैं बाह्य प्रोटीन के। बाह्य प्रोटीन। और ये होता है लिपिड स्तर, जो दोहरा स्तर होता है लिपिड का। और ये जो मध्य में आपको ग्रीन कलर में जो नजर आ रही है ये होती है आंत्र प्रोटीन, जो कि पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है। ये संरचना होती है आपकी कोशिका झिल्ली का, जो तरल मोजेक मॉडल दिया गया था सिंग्रेव निकोल्सन के द्वारा, वो है ये तरल मोजेक मॉडल। देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ और भी समझनी है कि जो लिपिड स्तर होता है इसमें जो लिपिड की संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है कि ये लिपिड जो होता है ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी मतलब दो सिरे पाए जाते हैं इसमें। ऊपर की ओर जो होता है ये सिर होता है, ये मान लीजिए इसका सिर हो जाएगा। और इसके नीचे मैं बना देता हूँ इस प्रकार से, ये इसकी पूंछ हो जाएगी। ये ऊपर वाला सिर है और ये इसकी पूंछ हो जाएगी। तो ये वाला भाग कहलाता है सिर। सिर होता है ये जलरागी होता है, जलरागी कह दो या फिर इसे हम जल स्नेही भी कह सकते हैं, जल से प्रेम करने वाला। जल की ओर होता है यानी कि ये बाहर की ओर स्थित होता है। ये भाग जो होता है, जो वसा का जो अणु होता है इसकी हम बात करें तो विसा का जो पदार्थ होता है इसमें जो सिर जो होता है ये जलरागी होता है और बाहर की ओर स्थित होता है। जबकि जो पूंछ वाला भाग है ये जल विरोधी होता है, जल विरागी या जल विरोधी हम कह सकते हैं इसे। और ये होता है अंदर की ओर। तो ये जो लिपिड का अणु होता है उसकी संरचना होती है कि जिसमें दो भाग होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। सिर वाला भाग होता है ये तो जलरागी होता है, बाहर की ओर स्थित होता है। और पूंछ वाला भाग है ये जल विरागी होता है, अंदर की ओर स्थित होता है। तो इस प्रकार से ये संरचना होती है आपकी कोशिका झिल्ली की। शायद आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए जो आज का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से या कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है। कोशिका झिल्ली यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली का मुख्य
घटक है। और ऑप्शंस हैं आपके इस प्रकार से। फर्स्ट ऑप्शन है लाइपोप्रोटीन, दूसरा है फोस्फोलिपिड, और तीसरा है यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड, और फोर्थ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देकर के बताना है। धन्यवाद।